हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम आर डेस्टिनी शानवांग एफएफ के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी को मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो शानवांग या वांगशन एफएफ सुनते हैं, और एक कमेंट भी करके मुझे बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए हम एफएफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। कांग से सैनरन अपनी जगह से उठी और उसने लैनी को गले से लगाया और कहा, मैं अपने विंग के लिए तुम्हारे बेटे वांगजी का रिश्ता मांगती हूँ। और दूसरी तरफ वे चांग से भी लैंस रन को गले लगा रहे थे और कहा, अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अगले दिन वे चांग से अपने दरबार में विंग और वांगजी की शादी की घोषणा करता है। तकरीबन 2 मंथ बाद दोनों की सगाई होगी और 1 साल बाद दोनों की शादी होगी। वे सेक्ट में ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि वे परिवार के प्रिंस की शादी उनके सेनापति की बेटी या ओमेगा सन या गियर सन के साथ होती है। कांग सैनरन और लैनी की छोटी बहन है। लैंचरन ने लैनी को वादा किया था कि वे किंगडम हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन देता है, जिस कारण वो वेस एक्ट का सेनापति बना था। 2 मंथ बीत गए थे। आज विंग और वांगजी की सगाई है। वे पैलेस में कई छोटे बड़े सेक्ट लीडर्स इंगेजमेंट यानी सगाई अटेंड करने पहुंच चुके थे। वे पैलेस में जिन सेक्ट से जिन ग्वांगशान अपने बेटे मेंग्याओ के साथ आया था। जिन ग्वांगशान ने मेंग्याओ को बहुत साल बाद अपना बेटा एक्सेप्ट किया था। मेंग्याओ मेंगशी का बेटा था, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। एक बार जिन ग्वांगशान मेंगशी के साथ नाइट स्पेंड करता है, जिस कारण मेंगशी प्रेग्नेंट हो गई थी। पर जब ये बात जिन ग्वांगशान को पता चली तो उसने उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जिन ग्वांगशान एक बहुत घटिया और अय्याश किस्म का राजा था। साथ ही वो अपनी अमीरी का बहुत घमंड भी करता था। उसके ना जाने कितनी रानियां थी, कितनी कॉन्क्यूबाइंस थी, और साथ ही कभी कभार वो ब्रोथल भी जाया करता था। उसके ना जाने कितनी प्रोस्टिट्यूट गर्ल्स के साथ अफेयर थे, पर उसने कभी भी उन प्रोस्टिट्यूट से हुए अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया। मेंग्याओ को भी उसने मेंगशी की मौत के बाद 12 साल बाद, जब मेंग्याओ 20 साल का हो चुका था, तब एक्सेप्ट किया था। अब जाकर उसने मेंग्याओ को अपना सरनेम दिया था। मेंग्याओ अब जिन ग्वांग्याओ बन चुका था। वो मन ही मन अपने फादर से नफरत किया करता था। मेंग्याओ बहुत ही शातिर और चालाक किस्म का आदमी था। उसके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं होता था। वो शन अपने दरबार में पहुंचा। वो वांगजी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वांगजी अपनी मदर के साथ दरबार में पहुंच गया था। मेंग्याओ की नज़र अचानक वांगजी पर पड़ी तो वो वांगजी की सुंदरता पर खो गया था। वांगजी की सुंदरता ऐसी ही थी कि उस पर कोई भी उसकी सुंदरता पर खो सकता था। यही कारण था कि मेंग्याओ भी वांगजी की सुंदरता पर खो गया था। उसने वांगजी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, पर आज उसने वांगजी को देख भी लिया। मेंग्याओ अपने ही ख्यालों में खोया था, तभी वे चांगसन ने सगाई की रस्म को शुरू कर दिया था। विंग ने वांगजी को अंगूठी पहनाई। उसके बाद वे परिवार का एक पुश्तैनी कड़ा भी वांगजी के हाथ में पहनाया था। अब वांगजी की बारी थी। उसने भी विंग को रिंग पहनाई, साथ ही एक छोटा सा नाइफ, जिसे आप खंजर भी बोल सकते हैं, वो दिया। सभी ने दोनों को बधाई दी थी। वे चांगसे ने अब शादी की तारीख की भी घोषणा कर दी थी। शादी 1 साल बाद होनी है।
जश्न शुरू हो गया था। नौकर सारे गेस्ट को खाना परोस रहे थे। कुछ नौकर शराब और बाकी के पीने का सामान जैसे पानी, शरबत और चाय वगैरह बांट रहे थे। विंग और वांगजी को कांग से सैनरन और लैनी रूम में लेकर चली गई थी। वे दोनों वहां पर ही अपना खाना खा रहे थे। सभी का खाना खत्म हुआ। उसके बाद सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे। सभी लोग कलाकारों के कार्यक्रम देख रहे थे। विंग और वांगजी भी एक साथ बैठे थे। नर्तकियां यानी डांसर्स अपना डांस दिखा रही थी। सभी राजा और राजकुमार डांसर्स के डांस को एंजॉय कर रहे थे, पर एक आदमी जिसका डांस पर कोई ध्यान नहीं था, वो तो बस वांगजी को ही देख रहा था। वो मेंग्याओ था। उसे वांगजी और विंग की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी को भी अचानक लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी तरफ मेंग्याओ को घूरते हुए देखा। उसने विंग को कोहनी मारते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेंग्याओ मुझे घूर रहा है। विंग ने जैसे ही वांगजी की बात सुनकर मेंग्याओ की तरफ देखा तो मेंग्याओ ने विंग को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने वांगजी से अपनी नज़र को हटा लिया था। जश्न खत्म हो गया। सभी सेक्ट लीडर्स अपने अपने गेस्ट क्वार्टर्स में चले गए थे। विंग और वांगजी भी अपने अपने रूम में चले गए थे। मिडनाइट हो चुकी थी। सभी अपने अपने रूम में सो रहे थे। तभी सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी लोग हैरान थे और चौंक भी गए। सभी तुरंत अपनी नींद से उठ गए थे और उस आवाज़ की तरफ भागे। विंग ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी तो वह तुरंत जिंगशी की तरफ भागा, क्योंकि यह आवाज़ वांगजी की थी। विंग के पीछे वे चांग से लैनी, कांग से सैनरन और लैन चिरन के साथ शिचेन और बाओशु और बाओचे सैनरन, जो वांगजी की सगाई के टाइम पे पहुंच गए थे, वे सब चले गए। जब विंग ने जिंगशी का दरवाजा तोड़ा तो वहां पर उसने मेंग्याओ को देखा, जो वांगजी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र वांगजी पर सगाई के समय से ही थी। वह बड़े गंदे तरीके से वांगजी को घूर रहा था। विंग और वांगजी ने उस समय तो मेंग्याओ को इग्नोर कर दिया था, पर अब मेंग्याओ ने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। विंग ने मेंग्याओ को वांगजी से दूर किया। इस समय वांगजी के रोप्स थोड़े फट चुके थे। विंग ने वांगजी को अपने आउटर रोप से कवर किया और उसे लैनी और कांगसे सैनरन को दे दिया था। कांगसे सैनरन और लैनी वांगजी को संभाल रही थी, जो उस समय रो रहा था। जैसे ही विंग मेंग्याओ पर अटैक करने वाला था, तभी किसी ने मेंग्याओ को अपनी पावर से हवा में उठा दिया और उसे रूम के एक साइड पटक दिया था। मेंग्याओ पीठ के बल गिरा था। विंग जैसे ही पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि मेंग्याओ पर किसने अटैक किया, तो मेंग्याओ पर उस समय बाओशु और बाओचे सैनरन ने अटैक किया था। दोनों बहुत गुस्से में थे। पूरा परिवार उनके गुस्से से डरता था। बाओशु और बाओचे सैनरन ने गुस्से में कहा, अभी सभा बुलाओ, अभी इसी वक्त सभा बुलाओ। उसने वे चांगसे से कहा। वे चांगसे ने तुरंत एक सेवक को सभा बुलाने का आदेश दिया। एक इमरजेंसी साउंड बजी, जिसे सुनकर बाकी के सेक्ट लीडर्स तुरंत चौकन्ने हो गए थे। ये एक अर्जेंट बुलावा था, जिसका मतलब था तुरंत सभा कक्ष में पहुंचो। सभी सेक्ट लीडर्स सभा कक्ष में पहुंच चुके थे। सभी के मध्य ये बातें चल रही थी कि इतनी रात सभा बुलाने का क्या मतलब है। सभा क्या कल नहीं बुलाई जा सकती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात को ही सभा बुलाने का आदेश दिया गया? लैन फैमिली और वे फैमिली भी सभा में आ चुकी थी। लैनी, कांगसे सैनरन और वांगजी एक पर्दे के पीछे थे। वो पर्दा ऐसा था कि जिससे आर पार देखा जा सकता था। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। तभी बाओशु और बाओचे सैनरन सभा में आते हैं।
दोनों इतने गुस्से में थे कि पूरी सभा में ये कानाफूसी शुरू हो गई कि अब किसकी मौत आई है, क्योंकि